Hello students, I am your science faculty at JR. As you know, we are doing a video series for the students who is in class 8. So, it's our fourth lecture, and in this lecture we are going to cover a lot of things which is really very important for you to understand. So as you know, JR Gurukula is an e-learning platform where you get recorded video tutorials, and apart from this we are continuously providing you notes. इसके अलावा आपको यहाँ पे DPP भी मिलते हैं, और DPP के अलावा आपको JR NCERT के बुलेट पॉइंट्स, NCERT के रेफरेंस पे जो बुलेट पॉइंट्स बनाए हुए होते हैं वो भी प्रोवाइड करती है। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको JR की साइट पे मिल जाएगी। आप चाहें तो JR की साइट पर विज़िट करके अपने नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके अलावा ये सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल हैं। आप वहाँ पर भी जाकर इन सभी फैसिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। JR की साइट पर रेगुलर क्विज़ेस भी होती रहती हैं। ये क्विज़ेस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इन क्विज़ेस में अपने आप को इनरोल करवाते हैं देन इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप लेस टाइम में सॉल्व करने के लिए ट्रेंड हो जाएंगे, जो कि आपको आगे के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे कि NTSC और जितने भी ओलंपियाड्स होते हैं वो सारे में हेल्प करेगा। सो इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी ये सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में समझा रखा है, पर इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको यहाँ पर ये बता देती हूँ। हम लोग इस वीडियो के पहले वाले वीडियो में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पढ़ चुके थे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हुआ। आज हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रॉपर्टीज़ थी उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बस एक्सपेरिमेंट को देख लिया था, सारे स्टेटमेंट मैंने लिख दिए थे और आप लोगों को समझा दिया था। वो सारे स्टेटमेंट आपको अपने माइंड में याद रखने होंगे, लेकिन अगर मैं सारे एक्सपेरिमेंट्स को आपको अच्छी तरह से समझा दूँ तो आपको वो काफ़ी देर तक और काफ़ी लंबे टाइम तक याद रहेंगी। सो इसीलिए मैंने आपके लिए एक स्पेशल और सेपरेट वीडियो बनाया था एक्सपेरिमेंट के लिए, क्योंकि ये सारे एक्सपेरिमेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए। सो मैंने ये पिछली स्लाइड जो आपने अपने पिछले क्लास में भी देख रखी है, मैंने उसको ऐड यहाँ पे कर रखा है, क्योंकि इसमें जितने भी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं वो सारे स्टेटमेंट मैं यहाँ पे प्रूफ करूँगी विद एक्सपेरिमेंट। वैसे तो मैं नहीं करने वाली, जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने ये पहले ही प्रूफ कर रखा है, पर इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे ऑलमोस्ट 7 प्रॉपर्टीज़ मैंने मेंशन की हैं और हम लोग इन 7 प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह से समझेंगे। सो ये हमारा एक्सपेरिमेंट फर्स्ट है। मैं आपको बता देती हूँ कि जो डिस्चार्ज ट्यूब, जो कि मैंने आपको अभी तक तो आपको डिस्चार्ज ट्यूब का स्ट्रक्चर याद भी हो चुका होगा, मैंने आपको अच्छी तरह से समझा रखा है डिस्चार्ज ट्यूब, और मैंने हर क्लास में इसका डायग्राम भी बना रखा है, तो आपको डिस्चार्ज ट्यूब काफ़ी अच्छे से याद हो गया होगा कि वो किस तरह से दिखता है। पर इन एक्सपेरिमेंट्स में आप देखेंगे कि जितने भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए इन ऑर्डर टू नो द प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज, तो उसमें हम लोगों ने डिस्चार्ज ट्यूब के स्ट्रक्चर में चेंजेस भी किए हैं। जैसे कि यहाँ पर कैथोड है और यहाँ पर एनोड है। हम लोगों ने एनोड को थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट किया है ताकि जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है उसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सकें। ये एनोड इस डिस्चार्ज ट्यूब में यहाँ पर हुआ करता था, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में हम लोगों को एनोड को नीचे की तरफ शिफ्ट किया गया, क्योंकि अगर यहाँ पर हम लोगों ने एनोड को नीचे नहीं शिफ्ट किया होता तो इसका जो शैडो है वो हम लोग पीछे नहीं देख पाते। सो इसी के साथ हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ये प्रूफ कर रहा है कि कैथोड रे रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी शो करती है। रेक्टिलिनियर वर्ड काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने सुन रखा होगा लाइट के चैप्टर में। लाइट भी रेक्टिलिनियर पाथ को फॉलो करती है, और उसके अलावा कैथोड रे भी रेक्टिलिनियर पाथ को फॉलो कर रही है। तो इसका मतलब लाइट की जो प्रॉपर्टीज़ थी कि वो शैडो बनाएगी, वही सेम प्रॉपर्टी कैथोड रे भी यहाँ पर शो करेगी। तो हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। पहले यहाँ पर हमारे साइंटिस्ट ने 2 कैथोड लिया, जैसा कि आप ऑलरेडी देख रहे हैं, और इस दोनों कैथोड के बीच में एक ओपेक ऑब्जेक्ट उसको रख दिया। ये मेटल ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मेटल ऑब्जेक्ट की बजाय आप इसको समझ सकते हैं ओपेक होगा, ये कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है और उसको रख दिया गया है।
ऐसा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ओपेक का मतलब ये होता है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि लाइट को अपने अंदर से पास नहीं होने दे, वो फर्दर लाइट उससे ट्रैवल नहीं कर सकती है। इस ऑब्जेक्ट के रखने के बाद हम लोगों को यहाँ पे एक शैडो दिखाई दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक शैडो है उसी ऑब्जेक्ट का जो कि फॉर्म हुआ है कैथोड रे के कारण। आपको भी पता है कैथोड रे ग्लो कर रही थी, ये सारे पाथ में ग्लो शो हो रहा था, ये सारे पाथ में ग्लो था, लेकिन यहाँ पे कैथोड रे पास नहीं हो पाने के कारण ये ग्लो यहाँ पर रुक गया और ये सारा डार्क स्पेस क्रिएट हो गया, ये सारा डार्क स्पेस, और यहाँ पे उसी ऑब्जेक्ट का एक शैडो फॉर्म हुआ। आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ आया होगा कि क्यों हम लोग कैथोड को रेक्टिलिनियर पाथ को फॉलो कर रहे हैं, ये बोल रहे थे। हमारे जितने भी साइंटिस्ट होते हैं अगर वो कोई भी प्रॉपर्टीज को मेंशन करते हैं तो उसका कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट वो ज़रूर करके देख रखे होते हैं और उसके बाद ही वो उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग को बताते हैं। क्लास 8 में आप लोग अभी बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी नहीं होती है, पर फिर भी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट था कि ऐसा क्यों हुआ। कैथोड रे भी बिल्कुल लाइट की प्रॉपर्टीज को ही शो कर रही थी। लाइट भी शैडो क्रिएट करती है, वैसे ही कैथोड रे भी शैडो क्रिएट कर रही थी। पूरे एक्सपेरिमेंट को हम लोग स्टेटमेंट में देख लेते हैं सो दैट अगर आपको एग्जाम्स में लिखने आ जाए तो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। सो यहाँ पे क्या किया गया है, अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द कैथोड एंड द एनोड। यहाँ पे देख सकते हैं ये कैथोड है और ये एनोड है, इन दोनों के बीच में हम लोग एक स्मॉल ऑब्जेक्ट को रखे हैं जो कि ओपेक है। और इसके बाद आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप लोग तो ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट को समझ चुके हैं, तो हम लोगों को ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। ये रहा आपका ऑब्जर्वेशन और ये रहा आपका कंक्लूजन। सो यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन किया गया, आप लोग को भी पता है कि हम लोग जब ये एक्सपेरिमेंट किए, जैसे कि ये कैथोड रे है, मैं डिस्चार्ज ट्यूब बना देती हूँ, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, लेट्स से ये डिस्चार्ज ट्यूब है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक ऑब्जेक्ट को रख दिया गया। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखने के बाद क्या फिनोमेना हम लोग को ऑब्जर्व हुआ ये आप लोग को अच्छी तरह से पता है। ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पर रॉन्ग बना दिया, 1 मिनट मैं इरेज कर देती हूँ। सो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे एनोड है और इस ऑब्जेक्ट का शैडो बिल्कुल यहाँ पे फॉर्म हुआ। तो हम लोग का ऑब्जर्वेशन यही था कि द शैडो विच इज़ ऑफ द सेम शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व ऑन द वॉल अपोजिट टू द कैथोड। ये कैथोड है तो इसके ठीक अपोजिट जो वॉल था, ये एनोड का यहाँ पे वॉल है, वहाँ पर एक सेम साइज़ का एक शैडो फॉर्म हुआ। तो हम लोग अगर आपके सामने ऐसा कुछ फेनोमेना हो, आपके सामने मैं अगर कुछ भी लाइट का सोर्स रख दूँ, ये रहा लाइट का सोर्स, और यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट रख दूँ और यहाँ पे दीवार पे उसका शैडो बन रहा हो, तो आप इससे क्या ऑब्जर्व करोगे? यही ना कि ये ऑब्जेक्ट लाइट को अपने अंदर से पास नहीं होने दे रही है। पहला ऑब्जर्वेशन आपका यही होगा, ये ऑब्जेक्ट लाइट को पास नहीं होने दे रही है। उसके अलावा दूसरा कि लाइट भी स्ट्रेट पाथ में है, तभी तो अगर यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट उसे रोक भी रही थी तो अगर लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल नहीं करती तो ये इधर से निकल जाती या फिर इधर से निकल जाती, पर ऐसा हुआ नहीं। इसका मतलब ये है कि लाइट भी स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रही है। तो यही 2 ऑब्जर्वेशन सेम कैथोड रे ने भी शो किया और इसके लिए हमारे साइंटिस्ट ने यही ऑब्जर्वेशन किया कि द कैथोड रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इसका कंक्लूज़न काफ़ी ज़्यादा आसान था और ये एक्सपेरिमेंट भी काफ़ी ज़्यादा आसान था। मुझे लगता है ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड एक्सपेरिमेंट। तो ये हमारा सेकंड एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव कर रहा है कि जो कैथोड रे हैं जो कि यहाँ पे से निकल रही हैं उसके पास मास है। बहुत सारे स्टूडेंट ये कैथोड रे समझ भी नहीं आ रहा होगा कि ये हो क्या रहा है, कैथोड रे कहाँ से आ रही है। तो मैं आपको बता दूं, उस टाइम पे जब हमारे पास एटम के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, हम लोग को कुछ भी नहीं एटम के बारे में पता था, तब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा था। तो इसका मतलब हम लोग को अभी मालूम है कि ये एक एटम होता है, उसके अंदर यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
इस सारे सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बीच में न्यूक्लियस होता है, पर उस टाइम किसी को भी ये नहीं मालूम था कि एटम इस तरह का होता है। उस टाइम पे सारे साइंटिस्ट नहीं जानते थे कि एटम इस तरह का होता है, पर फिर भी उन्होंने सारी प्रॉपर्टीज़ को मेंशन किया। तो ये कैथोड रे कैसे बन रही थी, जैसे कि आपको पता है कि ये एक एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर है एटम का। हम लोग जानते हैं कि अगर आपको कोई भी एटम को दिखाना हो या रिप्रेजेंट करना हो तो आप यही स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, और ये स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेबल भी है, वर्ल्ड वाइडली एक्सेप्टेबल है। तो अब यहाँ पर आपको एनोड रे का ओरिजिन मैं समझाऊँ तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ सोर्स है। जैसे कि अगर एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है और मैं इसको कंटिन्यूअसली हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देते जा रही हूँ, देते जा रही हूँ, देते जा रही हूँ, तो इसके पार्टिकल्स जो जिस पार्टिकल से ये बना हुआ होगा वो सारे पार्टिकल्स भी एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हो रहे होंगे और अपनी मीन पोजीशन से ही वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे जैसे एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जाएगी उनका वाइब्रेशन का रेट भी बढ़ता जाएगा। पहले वाइब्रेट होकर दो पार्टिकल इतने इतने दूर पे वाइब्रेट कर रहे थे, एनर्जी कंटिन्यूअसली देते रहने के बाद उनके बीच का जो स्पेस है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे ये पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाएंगे और इनके बीच का इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, जैसे कि ये दोनों एक एटम है और इन दोनों के बीच का स्पेस उसे हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं और इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स को हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। ये दोनों टर्म काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा न्यू और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं आपके लिए। सो मैं आपको ये दोनों अच्छी तरह से समझा देती हूँ कि अगर आपके पास ये दो एटम है और ये दोनों के बीच में जितने भी जो भी स्पेस है उसे हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। दो मॉलिक्यूल्स या दो एटम के बीच में लगने वाले फोर्स को हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं और उनके बीच के स्पेस को हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। तो ये सारे एटम जो कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर है, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एयर के छोटे छोटे पार्टिकल्स थे जो कि नॉर्मल स्टेट में थे। नॉर्मल स्टेट दैट मीन्स कि वो गैसियस स्टेट में थे और कोई रिएक्शन शो नहीं कर रहे थे, कोई एक दूसरे से रिएक्ट नहीं हो रहे थे। लेकिन जब हम लोगों ने यहाँ पे से हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज सप्लाई किया तो वो यहाँ पे के पार्टिकल्स एनर्जी लेना स्टार्ट कर दिए। आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स अपने सेल से बाहर और अंदर होते रहता है। अगर इसको ज़्यादा एनर्जी दिया जाए तो ये इस सेल से बाहर हो जाएगा और अगर एनर्जी कम हो जाए तो ये इस सेल में वापस भी आ सकता है। इलेक्ट्रॉन मोटाइल इन नेचर होता है, जबकि इस एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो दोनों फिक्स होते हैं, वो कभी भी उस न्यूक्लियस से बाहर नहीं आते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन एक एटम से बाहर अंदर आ सकता है, जा सकता है, वो काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट शो करता है। तो अगर बाहर से एनर्जी मिल रही हो, फ्रंट पे होने के कारण यही सबसे ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब भी करेगा और इसको सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलने के कारण ये इस एटम से स्केप आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और यही इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों को कैथोड रे के फॉर्म में ट्रैवल करते हुए दिख रहा था। तो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि हम लोग इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे किए। हम लोगों को नहीं मालूम था कि एक एटम में इस तरह के पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे पार्टिकल्स भी होते हैं। हम लोगों तो डाल्टन्स के पोस्टुलेट को मान रखे थे कि एटम इंडिविजुअल है, उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को आपको देखकर पता चल रहा होगा कि आपको पता है कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को गेन करके इस एनर्जी को, जो हाई वोल्ट एनर्जी यहाँ पर सप्लाई की गई है, उसी को ऑब्जर्व करके अपने न्यूट्रल एटम से बाहर निकली है। अगर एक एटम, लेट्स से ये एक एटम है और इसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर सेम नंबर हो, अगर इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो और 5 न्यूट्रॉन हो, दैट मीन्स कि ये एटम न्यूट्रल है। जबकि अगर एनर्जी देने पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एस्केप आउट हो जाए तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन माइनस में का हो जाएगा और इस पूरे एटम पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। तो अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद इसके पास 4 निगेटिव चार्ज होंगे और 5 पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव का वैल्यू ज़्यादा होने के कारण इस एटम पे एक पॉजिटिव प्लस का साइन बन जाएगा। तो आपको यहाँ तक कि आई होप कि सब कुछ समझ आ रहा हो। तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ सो दैट मैं आगे आपको अच्छे से समझा सकूँ। सो यहाँ पर एक लाइट पैडल व्हील को रखा गया। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट 2 है
और इस एक्सपेरिमेंट को भी समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक तो इस एक्सपेरिमेंट को देखकर शुरू में किसी को भी समझ नहीं आया था कि ये जो रे है वो एक पार्टिकल से बना हुआ और वो पार्टिकल मास को पोसेस करता है, मतलब उन पार्टिकल्स के मास भी होते हैं। तो इसी को प्रूव करने के लिए हम लोगों ने कैथोड रे के पाथ में, ये कैथोड रे का पाथ है क्योंकि आपको ही पता है कैथोड रे स्ट्रेट ही ट्रैवल करेगी, तो ये कैथोड रे का पाथ है, इसी के बीच में हम लोगों ने एक लाइट पैडल व्हील को रखा, ऐसा व्हील जो कि काफ़ी ज़्यादा हल्का था। और जैसे ही एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया गया, दैट मीन्स यहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज को ऑन किया गया, तो कैथोड रे थे वो स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करना स्टार्ट कर गए टवर्ड्स एनोड। वो कैथोड से ओरिजिनेट हो रहे थे और एनोड की तरफ ट्रैवल करने लगे। और इसी के बीच में जो हम लोगों ने लाइट पैडल व्हील को रखा, उसको भी कैथोड रे रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। दैट मीन्स वहाँ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने लाइट पैडल व्हील को, या फिर आप इसको व्हील भी बोल सकते हैं, उसको रोटेट करते देखा। वो रोटेट कर रही थी, जिसके कारण वो समझ गए कि ये कैथोड रे के पास भी मास है। मैं आपको एक क्लियर एग्जांपल देना चाहती हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। जैसे कि अगर आप एक माउंटेन पे खड़े हों, जैसे कि अगर आप यहाँ पे खड़े हों, तो आप यहाँ पे जितनी भी हवा आपसे होके गुजरेंगी वो या तो आपके हेयर को ऐसे उड़ा सकती हैं, या फिर आपको ऐसा फील होगा कि वो आपको एक तरफ का धक्का दे रही है। आपको ऐसा फील होगा कि आपको हवा एक डायरेक्शन में ले जाना चाहती है। तो ये हवा के मॉलिक्यूल्स, इसके पास मास है तभी तो ये आपको पुश कर रही है। इसके पास मास प्लस काइनेटिक एनर्जी, जिसके पास भी मास होता है उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़रूर होता है अगर वो मोशन में हो तो दैट मीन्स ये हवा, उसके पास मास है तभी तो वो एक मास को, आपके अंदर भी एक मास है, आपका भी कुछ वेट होगा, आपका भी कुछ मास होगा। लेट्स से आपका मास होगा n kg, तो हवा के पास भी, हवा के मॉलिक्यूल्स के पास भी मास होगा तभी वो आपको धक्का दे पा रही है। अगर आप यही स्पेस में चले जाएं, वहाँ कोई पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता, वहाँ कोई पार्टिकल ही नहीं होता, वहाँ ऑल टाइम वैक्यूम होता है, तो वहाँ पे आपको कुछ भी फील नहीं होगा कि आपके ऊपर कोई फोर्स या कोई प्रेशर अप्लाई हो रहा है। सो उसी तरह से आप यहाँ पे समझ गए होंगे, जिस किसी के पास भी मास है उसके पास इतना पोटेंशियल होता है कि वो किसी भी चीज़ को रोटेट करवा सके, और इसी कारण कैथोड रे भी इस लाइट पैडल व्हील को रोटेट करवा पाई। सो हम लोग इसके स्टेटमेंट को एक बार देख लेते हैं। अ लाइट पैडल व्हील इज प्लेस्ड बिटवीन द कैथोड एंड एनोड। आपको भी पता है कि हम लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को किया कैसे था। हम लोगों ने एक लाइट पैडल व्हील को एनोड और कैथोड के बीच में रखा था। इसके बाद आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि वो व्हील रोटेट की। दैट मीन्स वो व्हील कैथोड रे के पास होने के बाद रोटेशन शो की। और अगर कोई भी चीज़ रोटेट कर रही हो किसी से टकराने के बाद, तो आप ये समझ जाएंगे कि ज़रूर उसमें मास है। दैट मीन्स अगर आपके पास खुद ही एनर्जी नहीं है तो आप किसी और को धक्का नहीं दे सकते। अगर आप 2 दिन से भूखे हैं और आप किसी को धक्का देंगे तो ये आपके पास खुद ही एनर्जी नहीं है, आपका वेट भी काफ़ी ज़्यादा कम जाएगा, आप खुद में ही वीक हैं, तो आप किसी भी चीज़ को धक्का नहीं दे सकते। तो उसी तरह से अगर आपका मास भी हम लोग ज़ीरो कर दें, फिर आप भी किसी भी चीज़ को धक्का देने में कैपेबल नहीं होंगे, आप किसी भी चीज़ को धक्का नहीं दे पाओगे। तो इसका कंक्लूज़न यही है कि कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स हैविंग मास एंड काइनेटिक एनर्जी। सो ये कंक्लूज़न आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आसान भी था। और आप लोग अभी सिर्फ क्लास 8th में हैं, दैट मीन्स जब आप क्लास 9th में और 10th में पढ़ेंगे इस चैप्टर को, तो आपको वापस से काफ़ी डिटेल में ये सारी चीज़ को पढ़ना होगा, तब आपको कुछ भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना आए। इसके लिए मैं आपको ईच एंड एवरी पॉइंट काफ़ी डिटेल में समझा रही हूँ। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द थर्ड एक्सपेरिमेंट। हमारा थर्ड एक्सपेरिमेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में कैथोड रे क्या शो करता है, उसी को स्टडी करने के लिए ये थर्ड एक्सपेरिमेंट है। जैसे कि आपको ये सेटअप काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा हुआ नज़र आ रहा होगा, आपको यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, तो मैं यहाँ पे एक ईजी डायग्राम बना देती हूँ आपके समझने के लिए। सो ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है और ये सारे सेटअप्स तो आपके माइंड में प्रिंट भी हो चुके होंगे अभी तक। तो ये हाई वोल्टेज है। सो लेट्स से यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं, यहाँ पे हाई वोल्टेज सोर्स को जब अप्लाई किया गया था तो आपको ही पता है कि कैथोड रे स्टार्ट कर गए थे ट्रैवल करना। तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने एक मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट किया। इसके साइड साइड में
इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट किया गया, ये पता करने के लिए कि अगर हम लोग कैथोड रे को मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करवाते हैं तो क्या वो कोई फेनोमेना शो करती है या नहीं। तो इसीलिए पूरा सेटअप बनाया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैथोड है और ये एनोड है। ये जो यू शेप में है ये एनोड है और इस एनोड को यहाँ पे से होल बनाया गया ताकि कैथोड रे यहाँ से पास हो सके। अगर यहाँ पे होल नहीं होता तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता स्टडी करने के लिए कि कैथोड रे कहाँ डेविएट हो रही है। इसी के लिए हमारे साइंटिस्ट ने ये ऐसा सेटअप तैयार किया कि उन्होंने यहाँ पर एक होल बना दिया। जैसे कि यहाँ पे कैथोड रे यहाँ से बड़े आराम से पास हो गई और यहाँ पर उन लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट किया। ये रहा उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे भी दो सेटअप तैयार किए हुए होंगे और बैटरी से जोड़ दिया गया होगा। यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा और यहाँ पे बैटरी का निगेटिव टर्मिनल होगा। तो इस तरह से कुछ सेटअप बनाया गया होगा जिसके कारण बैटरी के निगेटिव एंड से कनेक्ट होने के बाद इस एरिया में निगेटिव फील्ड जनरेट हुआ और इस एरिया में पॉजिटिव फील्ड जनरेट हुआ। तो यहाँ पर कैथोड रे के पाथ में आपको डेविएशन दिखेगी। जैसे कि कैथोड रे को यहाँ से सीधे स्ट्रेट इस तरह से जाना चाहिए था, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हैं एक एक्सपेरिमेंट में कि कैथोड रे स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है। सो एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे ब्राइट स्पॉट दिखेगा। जैसा कि आपको पता है कि एक एटम है और एटम एनर्जी गेन करने के बाद आपको भी पता है ये एटम के जो अंदर पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये एनर्जी को सबसे पहले गेन करेंगे। और इलेक्ट्रॉन जैसे कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ही होता है, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी सबसे पहले गेन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके एटम से बाहर आ गया और जिसके कारण इसका नेचर निगेटिव था। तो जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव फील्ड अप्लाई हुआ तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो इस तरफ डेविएट हो गए, क्योंकि आपको भी पता है अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। सो यहाँ पे पॉजिटिव फील्ड क्रिएट था और एनोड का और कैथोड का नेचर निगेटिव है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, दैट मीन्स वो निगेटिव है। तो इसी के कारण यहाँ पर अट्रैक्शन शो हुआ और जिसके कारण वो अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट कर गई। या फिर आप यहाँ पे ये भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि अनलाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। यहाँ पर निगेटिव फील्ड जनरेट था और कैथोड रे का नेचर भी नेगेटिव होने के कारण ये अपने पाथ से डेविएट कर गई। सो आई होप नाउ यू आर क्लियर कि क्या हुआ था जब हमारे साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया। इसके बाद हम लोग एक एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे जिसमें हमारे साइंटिस्ट ने मैग्नेटिक फील्ड को भी टेस्ट किया था कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होने के बाद कैथोड रे क्या प्रॉपर्टी शो करती है। तो उसको पढ़ने से पहले हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को स्टेटमेंट के थ्रू समझ लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कैथोड रे को पास करवाया गया था इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करवाया था कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब के अगल बगल और उस फील्ड से हम लोगों ने कैथोड रे को पास करवाया था। और आप लोगों को क्या ऑब्जर्व हुआ था उसी को बस वर्ड्स में यहाँ पर लिखा गया है। द रेज मूव ऑन अ कर्व्ड पाथ टवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप लोग को भी पता है कि यही हुआ था, वो पॉजिटिव प्लेट के टवर्ड्स मुड़ गई थी, या फिर ये कह सकते हैं आप कि वो निगेटिव टर्मिनल से दूर भाग रही थी। जिस तरह से यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल क्रिएट था तो कैथोड रे निगेटिव टर्मिनल से दूर भाग रही थी और इस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल था, दैट मीन्स कि वो पॉजिटिव टर्मिनल के टवर्ड्स आ रही थी, अट्रैक्ट हो रही थी। या फिर तो इसका कंक्लूजन क्या निकाला हमारे साइंटिस्ट ने, या फिर अगर आप भी वहाँ पे होते तो आप भी यही कंक्लूड करते कि द कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो पहले तो हम लोगों ने ये पता लगाया कि वो स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है। उसके बाद हम लोगों ने पता लगाया कि वो मटेरियल पार्टिकल से बनी हुई है और उसके पास मास भी होता है। जो कैथोड रे है उसके पार्टिकल्स निगेटिव होते हैं। सो यहाँ पर इन पार्टिकल्स को इसीलिए एक स्पेशल नाम दिया गया था, इलेक्ट्रॉन्स। हम लोग उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, बट इतने सारे एक्सपेरिमेंट होने के बाद हम लोग को धीरे धीरे समझ आया कि एटम के अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं और जिनके कारण ही ये सारे फिनोमेना हम लोगों को देखने को मिल रहा है एक्सपेरिमेंट करने के बाद। So let's talk about our fourth experiment, which is very important for you to understand.
सो यहाँ पे फोर्थ एक्सपेरिमेंट पे हम लोग आ चुके हैं और ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस एक्सपेरिमेंट को आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन में पढ़ेंगे जब आप क्लास 11th में जाएंगे। ये और इसके पिछले वाले एक्सपेरिमेंट, वो दोनों एक्सपेरिमेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आप समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जनरेट करने पे क्या फेनोमेना शो हुआ था। सो नाउ हम लोग इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के बाद क्या हुआ था वो भी पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पिछले सेटअप को मैंने समझाया था कि एक एनोड था और एक कैथोड था, तो हम लोगों ने एनोड में एक होल बना रखा था जिससे कि कैथोड रे स्ट्रेट जा सके। तो इसी तरह से हम लोगों ने इस सेटअप में भी कर रखा है कि हम लोगों ने एनोड में एक होल बना रखा है जिससे कि कैथोड रे पास आउट हो सके और इस डिस्चार्ज ट्यूब के अगल बगल हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रखा है। हम लोगों ने एक मैग्नेट लिया, अगर ये मैग्नेट का मैं एक बना दे, अगर ये जैसे कि एक हॉर्स शू मैग्नेट है तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, दैट मीन्स ये एरिया नॉर्थ पोल जनरेट कर रहा है और ये एरिया साउथ पोल जनरेट कर रहा है। उसी तरह से अगर मैं एक बार मैग्नेट ले लूँ, ये एक बार मैग्नेट है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेट्स होते हैं, तो उसी तरह से ये एक बार मैग्नेट है। तो यहाँ पर इस बार मैग्नेट में अगर मैं नॉर्थ पोल इसको बना दूँ तो अल्टीमेटली ये साउथ पोल होगा और ये जो एरिया होगा यहाँ पर का वो नॉर्थ पोल का एरिया होगा और ये साउथ पोल का एरिया होगा। दैट मीन्स यहाँ पे के जो फील्ड लाइंस होंगे वो नॉर्थ पोल के नेचर को शो करेंगे और यहाँ पे के फील्ड लाइंस साउथ पोल के नेचर को। वैसे तो आपको फिज़िक्स में एक चैप्टर पढ़ना ही है जो कि टोटली मैग्नेटिज्म पे बेस्ड है, पर फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत इस चैप्टर में भी मैग्नेट के बारे में समझा देती हूँ ताकि आपको ये एक्सपेरिमेंट अच्छी तरह से समझ आए। जैसे कि अगर ये एक मैग्नेट है, मैंने आपको ऑलरेडी बना रखा है नॉर्थ और साउथ, तो मैग्नेट का जो पोल होता है, ये दोनों मैग्नेट के पोल्स होते हैं। मैग्नेट के अंदर दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो जो मैग्नेट का जो पोल होता है वो एक तरह के फील्ड लाइन को जनरेट करता है जो कि नॉर्थ से निकलता है और साउथ में आके मर्ज होता है। तो ये इस तरह का फील्ड होता है जो कि आप लोगों ने, अगर आपके घर में कोई बड़े होंगे आपसे जो कि क्लास 9th 10th में पढ़ रहे होंगे या फिर जो कि 11th 12th में होंगे, तो उनके बुक्स में आप लोगों ने ये देख रखा होगा कि इस तरह के कुछ इमेजेस होते हैं। तो ये एक मैग्नेट का प्रॉपर्टी है कि उसके फील्ड लाइंस नॉर्थ से इमर्ज होके साउथ में आके मर्ज होते हैं, मतलब कि नॉर्थ से निकलते हैं और साउथ में मर्ज हो जाते हैं। और जबकि मैग्नेट के अंदर ये उल्टा ट्रैवल करते हैं, दैट मीन्स ये साउथ से होकर नॉर्थ की तरफ जाते हैं और ये एक क्लोज्ड लूप बनाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं नॉर्थ से जाकर साउथ की तरफ मिल रहे हैं और उसके बाद साउथ से टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, दैट मीन्स ये एक क्लोज्ड लूप है। दोनों साइड इसी तरह का होता है, ये क्लोज लूप फॉर्म करता है। और आपको मैं बता दूं कि जितने भी मूविंग पार्टिकल्स, मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं एक चार्ज ले लूँ Q, ये एक चार्ज है, लेट से ये एक पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है, कोई भी चार्ज हो, ये अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा और मूविंग चार्ज ही मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी तो एक चार्ज पार्टिकल है, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, तो दैट मीन्स ये अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहा होगा, जिसके कारण जब ये मैग्नेटिक फील्ड से पास हो रहा था तो इसके एक्चुअल पाथ में डेविएशन शो हुई। तो यही रिलेशन है मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी में, जो कि आपको मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप वीडियो को पीछे करके अच्छी तरह से समझ सकते हैं, पर यहाँ पर इन शॉर्ट मैं आपको बता दूँ कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक चार्ज पार्टिकल होता है, आपको भी ये पता है, और इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूअसली मोशन में होता है। अगर आपके घर में कोई बड़े भैया दीदी होंगे तो आप उनसे पूछिएगा कि अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा या नहीं। उसके बाद वो आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देंगे कि ऐसा नहीं होता है। जब कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है तब उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो यहाँ पे भी वही हुआ, जैसे कि कैथोड रे मोशन में थी, दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के जो पार्टिकल्स थे वो कंटिन्यूअसली मोशन में थे, तो इसके कारण इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ और वही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इस मैग्नेटिक फील्ड जो कि हम लोगों ने बाहर से जनरेट कर रखा है
उससे इन्फ्लुएंस हो गई। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, काफ़ी इजी सा एग्जांपल है। अगर आप अपने स्कूल जाते हो और स्कूल में आपके क्लासरूम में कोई भी बच्चा नहीं होता, तब आपको बिल्कुल नॉर्मल सा फील होता है, आप कोई भी रिएक्शन नहीं देते। वहीं आपका अगर या तो कोई दोस्त या कोई दुश्मन, दोनों में से कोई क्लास में पहुंच जाता है, तो आप काफ़ी इन्फ्लुएंस हो जाते हो उन लोगों से, उन लोगों के प्रेजेंस से आप काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हो। अगर आपके दोस्त का प्रेजेंस होता है तो आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी मूड शो करते हो, और अगर आपका कोई इनेमी या दुश्मन आपके सामने आ जाता है क्लास में, तो आप काफ़ी ज़्यादा रूड हो जाते हो उसके साथ। तो यही होता है चार्ज के साथ भी, कि वो ऑलरेडी अपने साथ एक मैग्नेटिक फील्ड को लेके चल रहा था, और वो दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन में एंटर होने के बाद वो उससे इन्फ्लुएंस हो गया, जिसके कारण ये डेविएशन शो कर रहा था। तो हम लोगों ने सेम सेटअप रखा था, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हम लोगों ने फ्लोरोसेंट मटेरियल का यूज़ कर रखा है, ताकि अगर कुछ भी फेनोमेना शो हो तो हम लोग उसको देख सकें। सो हमारे साइंटिस्ट ने यहाँ पर ब्राइट स्पॉट क्रिएट होने का एजम्पशन कर रखा था, पर ऐसा हुआ नहीं। डेविएशन के कारण जो हम लोगों को ग्लो दिखाई दिया, जो कि कैथोड रेस के कारण हो रहा था, वो यहाँ पर शो हुआ। तो हम लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों हो रहा था, ये सारे फिनोमेना क्यों हो रहे थे। तो हम लोगों को इसको एक बार स्टेटमेंट की तरह से देख लेना चाहिए, ताकि आपके और जो भी कन्फ्यूजन्स हो वो क्लियर हो जाए। यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि कैथोड रेज आर पास्ड थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड। आपको भी पता है कि हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट क्या किया था, कैथोड रे को हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड से पास करवाया था। तो उसमें ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, सो द डिफ्लेक्शन ऑफ रेज इज परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। सो जो यहाँ पे डिफ्लेक्शन था वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण शो हुआ। तो इसका कंक्लूज़न क्या निकाला हमारे साइंटिस्ट ने, कि जो पार्टिकल्स हैं वो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, और वो चार्ज्ड पार्टिकल्स निगेटिव हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने के बाद वैसे भी क्लियर हो चुका है। मैं चाहूँगी कि ये सारे पॉइंट्स को आप अपने माइंड में रखें, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग इन सारे पॉइंट्स को रिकॉल करेंगे, और मैं आपको इस चैप्टर के, दैट मीन्स पियर्सन के बुक का सारा क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊँगी। और उसके अलावा मैं आपको होमवर्क क्वेश्चंस भी ज़रूर दूंगी, जिससे कि आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी होती रहे। तो हम लोग अब काफ़ी ज़्यादा एंड में पहुंच चुके हैं, क्योंकि अब इसके बाद आपको एक काफ़ी नॉर्मल सा एक्सपेरिमेंट पढ़ना होगा, जो कि मैं आपको पिछले की क्लासेस में ऑलरेडी एक्सप्लेन करती आ रही हूँ, जो कि हमारा 5th एक्सपेरिमेंट भी होने वाला है। तो हमारा 5th एक्सपेरिमेंट वही है कि बहुत सारे साइंटिस्ट इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे थे, और ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी डिफरेंट मीडियम में ट्राई किया जा रहा था, जैसे कि डिफरेंट गैसेस इन डिस्चार्ज ट्यूब। इस एक्सपेरिमेंट को ऐसे परफॉर्म किया गया कि उस डिस्चार्ज ट्यूब में जो भी गैस, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, तो इसके अंदर जो प्रेजेंट गैसेस हैं, गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसको बदल के देखा गया। अगर यहाँ पे एक बार ऑक्सीजन लिया गया होगा, तो दूसरी बार कार्बन के मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर रखा गया होगा, या फिर नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स, कोई भी यहाँ पर एयर के मॉलिक्यूल्स रखे गए थे। और बहुत सारे साइंटिस्ट इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे, तो कोई प्रेशर को भी चेंज कर रहा था, तो कोई इलेक्ट्रोड्स को भी बदल कर देख रहा था। ये जो दोनों इलेक्ट्रोड्स थे उसको भी बार बार चेंज करके देखा जा रहा था। ये जो मेटल प्लेट था उसको कभी आयरन का, कभी एल्युमिनियम का, कभी गोल्ड का, कभी सिल्वर का, ऐसे चेंज करके देखा जा रहा था कि ऐसा कोई चेंजेस नज़र आता है कि नहीं कैथोड रे के ग्लो में। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि द नेचर ऑफ कैथोड रेज, जो कैथोड रे का नेचर था, वो ना तो नेचर ऑफ गैस, ना ही वो गैस के नेचर पे डिपेंड करता है, और ना ही जो इलेक्ट्रोड्स यूज़ किया गया था उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया, आप इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स होगा। सो यहाँ पे मैं आपके लिए एक नोट को लिख के रखी हूँ, जैसा कि ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ही फाउंड आउट द कॉन्सेप्ट कॉल्ड चार्ज टू मास रेशियो और स्पेसिफिक चार्ज। जैसा कि आपको मैं ये ऑलरेडी पिछले क्लास में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, E/m का रेशियो, जो कि RM मिलिकन ने फिर फर्दर इस पर स्टडी किया और हमें इलेक्ट्रॉन के मास को फाइंड आउट करके बताया। तो ये पॉइंट बस आपके माइंड में होना चाहिए, बस यही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 8th काफ़ी ज़्यादा छोटा क्लास है और काफ़ी ज़्यादा आपके माइंड पे लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। और वैसे भी मैंने खुद भी पियर्सन के बुक में देखा है, क्लास 9th के स्टूडेंट को मैं पढ़ा रखी हूँ, तो मुझे आइडिया है कि
उस क्लास में आपको इसके बारे में अच्छे से और काफ़ी ज़्यादा डिटेल में स्टडी करना है। तो आप इसको अभी बस याद रखें। और एक साइंटिस्ट जिनका नाम मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, आर एम मिल्टन, उनका भी नाम आप याद रखें। वैसे इस पे आपको क्वेश्चंस नहीं ही पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आप याद रखते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। तो ये 5th एक्सपेरिमेंट भी आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगा। तो अगर आपको यहाँ पर दिक्कत हो किसी भी पॉइंट को समझने में, तो आप एक स्लाइड इसको अपने माइंड में रखिएगा। यहाँ पे जो जितने भी 7 पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू मैंने आपको समझा दिया कि आखिर ये पॉइंट्स आए कहाँ से थे और ये सारे प्रॉपर्टीज़ कैसे फाइंड आउट की गई। सो अगर आपको इन शॉर्ट किसी को प्रॉपर्टीज़ बतानी हो तो आप ये सारी प्रॉपर्टीज़ उसके सामने मेंशन कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा JR के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि JR गुरुकुलर जहाँ पे आप अभी स्टडी कर रहे हो, JR बुक वर्ल्ड जो कि ऑडियो बुक आपको प्रोवाइड करता है, और वो ऑडियो बुक काफ़ी ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी के होते हैं, जो कि आपको इंडियन एक्सेंट को लर्न करने में भी हेल्प करेंगे, क्योंकि इस चैनल पे जितने भी नॉवेल्स हैं वो इंडियन एक्सेंट में अपलोड किया हुआ है। दैट मीन्स कि आपको एक सॉलिड इंडियन एक्सेंट का कलेक्शन मिल जाता है, जिससे कि आप लर्न कर सकते हैं। आपको ऑडियो बुक सुनने से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि इसके हेल्प से आप लेस टाइम में ज़्यादा नंबर ऑफ़ नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, और उसके अलावा अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मैं चाहती हूँ कि आप एक बार इसे ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल है फॉर स्टूडेंट्स। मैं सजेस्ट करती हूँ अपने सारे स्टूडेंट्स को कि एक बार इस प्लेटफॉर्म को ज़रूर एक्सप्लोर करें। सो इसके अलावा JR एकेडमिक्स, यहाँ पर आपको जितने भी JR के नोट्स हैं, DPP हैं, और जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं जो कि हमारी टीम आपको प्रोवाइड करती है, वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी होती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी इसको एक बार एक्सप्लोर करें। अपने नोट्स और DPP को वहाँ पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके अलावा कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि वहाँ पे फ्रीली अवेलेबल होते हैं। आप उसको सॉल्व करें ताकि आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस होता रहे। उसके अलावा JR ब्लॉग्स, यहाँ पर मैं डेली बेसिस पे ब्लॉग अपलोड करती हूँ, और वो सारे ब्लॉग्स आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उनका टॉपिक्स मेनली या तो एजुकेशन होता है या फिर कम्युनिकेशन। आपके कम्युनिकेशन में भी ये ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और उसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट नीश, जैसे कि टेक्नोलॉजी, नॉवेल्स, बुक्स, काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव आपको प्रोवाइड की जाएंगी इस ब्लॉग के थ्रू। तो आप एक बार इस ब्लॉग को भी ज़रूर विज़िट करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो ट्यूटोरियल। फॉर मोर वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल, and I will come up with a new chapter, and I will come up with a new lecture of this chapter. So till then, bye bye.